नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया अपना फेवरेट प्रोग्राम अभ्यास। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप किसी विशेष सब्जेक्ट पर अपने सवाल व्हाट्सएप करते हैं 9289094044 पर और ईमेल भी करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आज हमारा अंक बहुत विशेष है, जाहिर है, क्योंकि एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विषय पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देहरादून की वादियों में। जी हाँ, अभ्यास की टीम देहरादून में है और दून यूनिवर्सिटी की फैकल्टी तक आपके सवाल हमने पहुंचाए हैं। और सबसे पहले तो हम उनका परिचय आपको करवा दें। प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम अरुणाचलम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दून यूनिवर्सिटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद विनीता जी, और मुझे भी बहुत खुशी है आपके इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने कहा, मैं पर्यावरण विभाग से संबंधित हूं, तो ये मेरा बहुत ही हृदय से लगा हुआ विषय है जिस पर चर्चा करके बहुत मजा आएगा। जस्ट द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट। हम लोगों ने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, क्योंकि आज जो हमारे सवाल हैं ऐसे ही कुछ हैं। लेकिन हम कार्यक्रम का आगाज करना चाहते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से, जो कि आमतौर पर हम ऐसे ही करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है। इसके लिए इसने कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है, नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच किया है और वनों की रक्षा के अपने प्रयासों को तेज किया है। इस प्रक्रिया के दौरान इसने लाखों कार्बन क्रेडिट या प्रमाणित उत्सर्जन कटौती प्राप्त की। एक प्रमाणित उत्सर्जन में कमी, जिसे CER के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्य देशों को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। ये आमतौर पर सदस्य राज्यों को स्वच्छ विकास तंत्र के उपयोग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस में कमी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश यानी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुबंध 1 के रूप में मान्यता प्राप्त, साथ ही कंपनियां CER का उपयोग अपने उत्सर्जन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए कर सकती हैं। उदाहरण के लिए गूगल, Amazon और एप्पल जैसी कंपनियों ने एक निश्चित तारीख तक नेट जीरो जाने की कसम खाई है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पूरी तरह से रोकना या उन सभी को वापस अवशोषित करना संभव नहीं, इसीलिए ये कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपना वादा निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं और अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तो जो पहला सवाल है वो है हिमानी कौशिक का। My name is Himani and my question is that is Sikkim is the first organic state in India and what are the ecological and economic benefits of an organic state? हिमानी जी, सिक्किम जैसा आपने कहा कि ऑर्गेनिक स्टेट है और ये भारतवर्ष का ही एक मात्र ऑर्गेनिक स्टेट है और पूरी दुनिया में भी इसे एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से 2018 में एक अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट पॉलिसी इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। जी। तो ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, भारतवर्ष में ये पहले से चला आ रहा है। टाइम इमेमोरियल से हमारे लोग एग्रीकल्चर जो करते थे, जो एग्रीकल्चर पद्धति थी वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी। जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारे देश में जो चैलेंजेस थे वो थे कि हमें अपना फूड प्रोडक्शन बनाना था, क्योंकि जितनी भी हमारी जो ज़्यादातर वहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी वो थी फैमिन की प्रॉब्लम थी। तो उस समय ये देखा गया कि किस तरह से हमें अपने को फूड सिक्योर बनाना है, फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना है। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया और उस ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मुख्य घटक थे उसमें था कि हाइब्रिड वेराइटीज आपको यूज करनी थी, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का, केमिकल फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन इससे काफ़ी चेंजेस भी हमारे इन्वायरमेंट में आए हैं और उन इन्वायरमेंट का जो चेंजेस थे, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, वो बहुत ही सामने आने लगा है कि किस तरह से हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो अब उस तरह के प्रोडक्शन को सस्टेन कर पाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारे जितने भी ये पेस्टिसाइड्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, बायोपेस्टिसाइड्स, तो इन्होंने जितने भी हमारे जो यूजफुल माइक्रोब्स रहते हैं सॉइल में, इनको ख़त्म कर दिया। तो इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ गई, सॉइल एसिडिटी की प्रॉब्लम आ गई। तो इस सब को दूर करने के लिए भारत सरकार का जो ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, और जो परंपरागत खेती हमने 1052 कुछ गांव भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं गंगा बेसिन में, जिसको ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है। तो सिक्किम ने हमें बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल पेश किया है, जो कि जिसकी पूरी तारीफ पूरे विश्व भर में हो रही है। बहुत खूब। तो अगला सवाल हम लेते हैं जो कि संदीप का है, कैथल से। My name is Sandeep and I am from Kathal. My question is, climate change is a global problem.
How will India be affected by global change? कोस्टल एरियाज ही नहीं, हमारे देश के हर जगह के एरिया के लोग अफेक्ट जी, हो रहे हैं, जी, पर जी। कोस्टल एरिया इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो मुख्य इम्पैक्ट हो रहा है वो है आपका जो आइस पिघल रही है। तो आइस पिघलने की वजह से आपका सी लेवल राइज हो रहा है। ये कहा गया है कि सी लेवल राइज जो है 1 to 1.5 सेंटीमीटर होने वाला है और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस कोस्टल एरिया में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साइक्लोन बढ़ गए हैं, साइक्लोन की वजह से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। प्लस जो कोस्टल एरिया का जो लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से आपको बहुत सारा जो वाटर इंट्रूजन हो रहा है, जो सेलाइन वाटर हमारे फ्रेश वाटर के साथ मिलके हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी घटा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो कोस्टल एरिया के अलावा हमारा जो हिमालयन रीजन है वो भी इक्वली फ्रेजाइल रीजन माना जाता है। उसका इम्पैक्ट भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा सामने देखने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है राध्या का वृंदावन से और ये बोलती हैं, मेरा नाम राध्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार ताज़े जल साधनों और खाद्य उत्पादन को कम करता है, जो आगे सूखे और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। जो ये नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशन है, जैसे कि आपके वेरिएशन सोलर रेडिएशन हो गया या आपका वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, जो ये नेचुरल वेरिएशन है वो भी क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। पर जो अभी जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेस आए हैं उनसे ये पता चला है कि जो नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं उसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग में उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक है, वो मानव के द्वारा जितने भी हमने जो डेवलपमेंट किए हैं उसकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो नेचुरल वेरिएशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। सारा जो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का है वो जो हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट आ ही रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं हमारा फूड सिक्योरिटी का इम्पैक्ट होने वाला है, एनर्जी सिक्योरिटी का इम्पैक्ट होने वाला है, उसी तरह से हमारी वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में स्पेशली जितना भी पानी आता है वो गंगा बेसिन से आता है या हिमालय से आता है। तो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो इससे पूरा जो 2 बिलियन पॉपुलेशन नीचे रहती है उन पे बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी का प्रभाव होगा क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा तो उनकी खेती नहीं हो पाएगी। और इस तरह से फिर जब आपके जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट होगा क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब वाटर फ्लो नहीं होगा तो उस तरह से रन नहीं कर पाएंगे और आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी उससे प्रभावित होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। और ऐसा ही कुछ सवाल आया है मुस्कान का और मुस्कान बोलती हैं, My name is Muskan. I wanted to ask that the climate action and the UN Sustainable Development Goal, which is focusing on climate change and climate action and to preserve our climate and do the necessary work and deeds which we need to do, is it so that it is the right time we are taking this action, we are relentlessly working on it, or it should have been earlier? Because I think the problem has been there from past 10 to 15 years and even so more, but the action which is now taken has not been taken previously. So do you think if it would have been taken previously, we would have been at a better position? Yes, what she wants to say is that the changes which are taking place, if we would have taken these steps earlier, whether we could have made some more impact. So what I would like to say here is that the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, was established in 1988 by the WMO और UNEP के द्वारा जो IPCC का जो गठन हुआ था वो 1988 में हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस काफ़ी हुई हैं। बहुत सारी कॉप की जो हर साल यहाँ पे कमिटीज़ की मीटिंग होती हैं तो उसमें जैसे हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का एजेंडा था तो जो अब जो स्टेप्स हो रहे हैं तो सारी दुनिया में ये स्टेप्स काफ़ी तेज़ी से देखे जा रहे हैं और भारतवर्ष की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि ग्लासगो 26 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा एजेंडा था। उन्होंने जो लाइफ की पूरी डेफिनेशन दी थी कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, बिना इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है की जरूरत। अगला सवाल बोलने से पहले हम चाहेंगे कि अपने लिसनर्स को ये बता दें कि अगर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और वो इस नंबर पर अपने सवाल यानी कि ऑडियो सवाल हमें भेजें और इसका जवाब हम आपके एक्सपर्ट्स तक पहुंचा देंगे। तो ये जो सवाल है हमारा वो है, how does climate change reduce the fresh water resources and food production, which further is a main reason for drought and it increases the
फूड इनसिक्योरिटी? क्लाइमेट चेंज है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उसमें ज़्यादा रिट्रीट देखा जा रहा है और हिमालयन ग्लेशियर्स में भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं और कई ग्लेशियर्स हैं जहाँ से आपकी गंगा नदी, यमुना नदी वगैरह निकलती हैं। तो जब अगर हमारे ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं और उस तरह से, तो उनमें जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होगा। और जब हम देख रहे हैं कि पानी जब कम हो जाएगा तो आपको इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और पॉपुलेशन का भी हम साइमल्टेनियसली इन्हांसमेंट देख रहे हैं कि साथ में हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो जहाँ एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो हमारी खेती के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें बहुत मेजर लेने चाहिए, जैसे कि हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों का हम वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ से या नेचुरल वे ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग तरीके से भी हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि जो आधुनिक खेती है, जो केमिकल खेती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का और इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इन सब स्टेप्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और भारतवर्ष इसमें काफ़ी बड़ी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। प्रोफेसर कुसुम, आपने बहुत सारा वक्त बिताया है मेघालय में भी, आपकी पढ़ाई वहीं पे हुई है। वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट या फिर हर क्षेत्र का एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन सब वादियों में जब आप घूमते हैं तो आपका मूड कुछ अलग होता है। आप इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, एक गाना हम आपकी पसंद का सुने? बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा भी शायद इससे मनोरंजन हो जाएगा और हमारे श्रोताओं का। सुनते हैं कोई प्यारा सा गाना जो कि आपकी पसंद का होना चाहिए, बताइए कौन सा? वो जैसे कि रिमझिम गिरे सावन वगैरह। मेरा भी पसंदीदा है ये। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में रिमझिम गिरे सावन, इस गीत को। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। बातें हो रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुसुम, जो कि एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज दून यूनिवर्सिटी की एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और इस वक्त हमारे साथ आपके सवालों के साथ बैठी हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा गाना भी इन्होंने सुनवाया आपको। और जैसे कि हम जानते हैं कि आगे जो कुछ सवाल हमारे पास है वो भी हमें लेने हैं, तो लेते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल है, I am Puneet Rawat from Uttarakhand. My question is, coastal sand mining, whether legal or illegal, pose one of the biggest threat to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast. कोस्टल सैंड माइनिंग का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम कोस्टल सैंड माइनिंग का जो इम्पैक्ट हो रहा है तो उससे आपके जो स्टॉर्म्स हैं उनका सर्ज बहुत बढ़ जाता है, आपके सुनामी वगैरह, क्योंकि कोस्टल सैंड जो है इनसे हमें बचाते हैं। और जब कोस्टल सैंड माइनिंग जो इलीगल तरीके से हमारे देश में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट भी चल रहा है, तो उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि जैसे तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है टूटीकोरिन, वहाँ पे कोस्टल सैंड माइनिंग की वजह से बहुत सारा जो समुद्री पानी है वो गाँव तक चला आया है और वहाँ के ग्राउंड वाटर को वो कॉन्टेमिनेट कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो ग्राउंड वाटर का है वो भी सेलाइन हो चुका है। तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा समस्या, पीने के पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। और जो ये कोस्टल सैंड माइनिंग की वजह से बहुत सारे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी उतना ही इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप ओलिव रिडलेट जो टर्टल है वो जो सैंड माइंस, कोस्टल सैंड माइंस पे ब्रीडिंग करता है, उसकी जो साइट्स हैं उसकी कोस्टल सैंड माइनिंग की वजह से उनका हैबिटेशन भी कम होते जा रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो कोस्टल सैंड माइनिंग के हैं और हमें इसको रोकने की बहुत ज्यादा, रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत जी। अगला सवाल है चारू कौशिक का, दिल्ली से। My name is Charu Kaushik and I am from Delhi. My question to the expert is, increase in migration and population clearly indicates that the increase in unemployment in India. How does the climate change is indirectly affected because of these factors? चारू जी जो पूछना चाहती हैं उनका सवाल मुझे जो समझ में आया है वो ये कहना चाह रही हैं कि जो माइग्रेशन है या अर्बनाइजेशन है वो हमारे शहरों में अब बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत सारे जो हमारे गांव हैं, क्योंकि वहाँ पे जब खेती नहीं हो पा रही है और जो हमारे जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो हमारी जो शहरों की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और इतना प्रेडिक्शन किया गया है कि 2050 तक हमारी 50% पॉपुलेशन शहरों में आ जाएगी। तो इसके जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जब शहरों में आ रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप फॉरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके वाटर रिसोर्सेज, आपके जितने भी वेटलैंड्स हैं वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट होता है। तो इन सब की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन दोनों ही क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा एग्रीवेट इन फ्यूचर में कर सकता है, ये जो मेरा अंदेशा है इस बारे में। अगला सवाल प्रिया का है, सोनीपत हरियाणा से। मेरा नाम प्रिया है, मैं सोनीपत की निवासी हूँ। मेरा सवाल यह है कि बढ़ता तापमान, गर्मी की लहरें, मरुस्थलीकरण परोक्ष रूप से मानव विकृति को प्रभावित करते हैं क्या? कृपया मानव के बीच जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य के सहसंबंध की व्याख्या करें। क्लाइमेट चेंज का जो मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है, वो जो अभी लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट है उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। आज तक हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और उसमें इतनी रिसर्च भी नहीं थी कि क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे हो रहा है या नहीं। फिजिकल हेल्थ पे तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ रहे हैं तो उससे आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो उस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाने की वजह से कई बार कोलैप्स होती है और कई बार उनसे डेथ भी हो जाती है। पर मेंटल हेल्थ में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चे इस तरीके की न्यूज़ रोज देखते हैं या इस तरह से जो रोज हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा ये लोगों की जाने जा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो इको एंजाइटी हम जिसे बोलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बच्चों में बहुत ज़्यादा इसका बढ़ना देखा गया। उसी तरह से जो एल्डरली पॉपुलेशन है और इसका बहुत डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होने वाला है। जो आपकी इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो हमें आईपीसीसी के द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि हर सरकार को, हर देश को इसके लिए कुछ प्रावधान अपने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में करने चाहिए। और भारतवर्ष ने इसमें बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एक नेशनल प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट साइकोसोमैटिक डिजीजेस के नाम से भी शुरू कर दिया है, ताकि जितने भी डिजास्टर से रिलेटेड जो भी लोग उससे अफेक्टेड हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या महिलाएं हैं, तो उनको किस तरह से हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जरिए उनका ये भय दूर कर सकें और उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हम कुछ तरह से उसको कम कर सकें। और ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल जो कि डॉली सिन्हा बैंगलोर से भेजती हैं। I am Dolly Sinha. I have a question. We have come to see that a rapid rise in urbanization is directly proportionate to deforestation. The urban areas bear the brunt more, and it has led to ecological imbalance and global warming. What measures would be more practical and fruitful
to combat this environmental issue in the present scenario? I think what she wanted to know is that क्या जो शहरीकरण हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका और डिफॉरेस्टेशन में क्या लिंक है। तो इसका डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जब हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो जरूर हम फॉरेस्ट को अपना लूज कर रहे हैं, और फॉरेस्ट बहुत बड़े कार्बन सिंक हैं जो हमें अब ग्रीन हाउस गैसेस का जो सिक्वेस्ट्रेशन करना है वो हमें जंगलों के द्वारा भी उसको करना है। और हमारे इंडिया का भी ये एक लक्ष्य है कि हमें बाय 2030 1 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फॉरेस्ट के द्वारा हमें सीक्वेस्टर करना है। तो जहां हम फॉरेस्ट को धीरे धीरे खो रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान है या जो हमारे जो ये लक्ष्य है कि हमें किस तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है, उसमें इसका इम्पैक्ट होने वाला है। पर जो ये अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं तो जितना हमारा एग्रीकल्चर लैंड है जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है वो कन्वर्ट होता है। जितना भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड सिटीज़ में है वहाँ पे जाके आप अर्बनाइजेशन ज़्यादा करते हैं। हमारे जो वेटलैंड्स होते हैं जो कि एक तरह से ब्लू स्पेसेस हैं जो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं शहर में, तो वो वेटलैंड्स को हम ख़त्म कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। तो हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हमारा अर्बनाइजेशन हो भी रहा है तो हम अपने क्रॉप लैंड या वेटलैंड पे ना करके हम ऐसे लैंड पे करें जहाँ पे जो कि एक तरह से बेकार पड़ा हुआ है, तो उससे हम अपने फॉरेस्ट को कुछ तरह से बचा सेव कर सकते हैं। पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक ऐसा सेगमेंट आता है जो कि लोगों को बड़ा पसंद आता है, उसको कहते हैं फैक्ट फाइल। तो अगला सेगमेंट फैक्ट फाइल का, लेकिन उसके पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि इस कार्यक्रम में आप जरूर से जरूर भाग लें और हमें अपने फीडबैक दें। हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए जिससे कि ये कार्यक्रम आपको और भी रुचिकर लगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप फिर से एक बार सुन लें 9289094044 और हमारा ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पर। और अब सुनते हैं कार्यक्रम फैक्ट फाइल। 1813 का चार्टर एक्ट शिक्षा की दिशा में पहला कदम था जिसे भारत सरकार का एक उद्देश्य बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाया गया था, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र मामला, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, 1912 में रचा गया, जिसने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1930 में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आंशिक रूप से भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व के संवैधानिक आधार के रूप में कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी और एक ट्रेड यूनियनवादी भी थे। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में एटली सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया एक उच्च शक्ति वाला मिशन था। धन्यवाद पूनम। फैक्ट फाइल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं अपनी आज की एक्सपर्ट के साथ, जिन्होंने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर आपको बहुत सारे जवाब दिए और इन्होंने इस सब्जेक्ट पर बहुत काम किया है। और आइए अब लेते हैं आगामी परीक्षाओं की जानकारी। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT-2 ऑनलाइन परीक्षा 26, 27 और 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA भर्ती परीक्षा प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए 27 अगस्त को आयोजित करेगी। IBPS क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त को आयोजित की जाएगी।
इस इन्फॉर्मेशन के बाद और इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपसे जो सुझाव मांगते हैं वो आप YouTube ऑफिशियल पर भी अपने कार्यक्रम सुनने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर फीडबैक कॉलम को अवश्य फिल करें। मैम, आपका तो बहुत ज्यादा तजुर्बा है इस क्षेत्र में और आपने जैसा कहा कि इट्स समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट ऑल्सो, तो आप कुछ बताएं ना हमारे लिसनर्स को। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इन्वायरमेंट साइंस का जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत ही अब इंटरेस्टिंग है और सारा जितने भी हमारे यूथ हैं अगर वो इसको दिल से पढ़ना चाहते हैं, दिल से परस्यू करना चाहते हैं तो उन्हें इन्वायरमेंट साइंस जो उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर शोध करना चाहिए। और ये भी देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस के जो कोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी कोर्सेज चलते हैं वहाँ इन्वायरमेंट पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसको मैंडेटरी बना दिया गया। चाहे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड कोर्स पढ़ने हैं। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहे हैं तो उसको किस तरह से कम करना है, उसमें जो हमारे जो स्टूडेंट्स अगर ट्रेंड होके आएंगे तो वो अपना बहुत अच्छे से योगदान दे सकते हैं, चाहे वो एडवोकेसी हो या चाहे वो रिसर्च के थ्रू कोई टेक्नोलॉजी बनाना हो या वो कुछ NGO में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं जो युवा हैं उनके लिए है इन्वायरमेंट के फील्ड में। तो ये बहुत ही उभरता हुआ एक सब्जेक्ट एरिया है और जहाँ रह के हम इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़ें और इसको पढ़ें। कुछ एक पुस्तकों के बारे में भी अगर आप बता दें, हिंदी में खासकर, क्योंकि अंग्रेजी में तो वो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल, लेकिन हिंदी में किताबें मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। हिंदी में जैसे पर्यावरण विभाग के संबंधित एक बहुत ही अच्छी किताब है डॉक्टर PD शर्मा के द्वारा, जो कि BHU से प्रोफेसर थे, उनकी किताब है और बहुत ही जो फंडामेंटल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड किताब है वो ओडम की किताब है, वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है जी। तो उसको अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होंगे जो इन्वायरमेंट से संबंधित है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपने तो बहुत सारे सवालों के जवाब सुने मैम से, लेकिन अब वो वक्त आता है जब मैम आपसे एक सवाल करेंगी छोटा सा, जिसका जवाब देने पर आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। पिछले अंक में जो सवाल के जवाब करेक्टली दिया गया था उनके नाम है इल्मा काज़मी। इस बार जो मैम सवाल पूछेंगी इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीक में पता चलेगा कि कौन विनर है। तो सवाल मैम पूछ लीजिए प्लीज। मेरा जो सवाल है मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा हर दशक को कुछ एक पर्टिकुलर विषय के नाम पे घोषित किया जाता है। जैसे कि पुराना जो दशक था वो इंटरनेशनल डिकेड फॉर बायोडाइवर्सिटी था। हाँ। तो ये अब ये वाला दशक है 2021 से 2030, उस दशक का नाम क्या है और वो किससे संबंधित? तो बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब हमें प्रेषित करें। चलते चलते हम ये बता दें कि हमारा अगला सब्जेक्ट होगा एंथ्रोपोलॉजी और आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। अब मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते हम अपने मैम को प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू विनीता जी, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द लिसनर्स एंड आई एम श्योर दैट दे मस्ट हैव गॉट सम बेसिक नॉलेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। इंडीड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। शुभ रात्रि। धन्यवाद।